Hello friends, once again welcome to our today's session related with structure of balance sheet. We are today going to calculate sum number 1 related with structure of balance sheet. So let us first try to cover in which notes these particular points are covered. This is what the sum given to you. It is just a pattern of trial balance, means the balances are given to you and you are supposed to make its entry in various notes first, and after preparation of notes we will construct balance sheet. सबसे पहले हम यहाँ पे यहीं पे डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि इसकी जो नोट्स है वो नोट्स कहाँ कवर करनी है, हमने नोट्स कहाँ कवर करनी है, कैसे इसको दर्शाना है, वो हम यहीं डिसाइड कर लेंगे दोस्तों। चलिए चलते हैं वैल्यूएशन पे। हमें डिसाइड करना है सबसे पहले कि पहले तो दो लाइन जो ऊपर की दी है वो समझ लें। Prepare a vertical balance sheet as on 31st March 2019 as per Schedule 3 of Companies Act 2013 from the following particulars. आपने वर्टिकल बैलेंस शीट फ्रेम करनी है एज पर द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के हिसाब से। मीन्स हमने जो फॉर्मेट आपने पहले से फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, देखा हुआ है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यूएशन करना है। जितनी भी आइटम्स हमको यहाँ, जितने भी पॉइंट्स हमको यहाँ दिए गए हैं उसको पहले हम यहाँ पे ही एंट्री कर लेंगे, इसी शीट के अंदर एंट्री कर लेंगे, ताकि हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कौन सी चीजें कहाँ लिखी। तो मैं यहीं पे इसका बाइफरकेशन करूंगा नोट्स के हिसाब से। तो चलिए क्रेडिटर्स हम पहले नोट्स में एंट्री करेंगे। हम कहाँ एंट्री करेंगे दोस्तों? सबसे पहले नोट्स में एंट्री करेंगे। नोट्स में एंट्री करने के बाद हम उसमें से बैलेंस शीट फ्रेम करेंगे टोटल में। तो हमारी 20 नोट्स हैं वो पहले रेडी करने हैं। तो हम पहले नोट्स फाइनल कर लेते हैं कि ये चीज़ कौन से नोट्स में आएगी, ये यहीं पे हम फाइनल कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा लिए सम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए क्रेडिटर्स कौन से नोट्स में आता है तो उसकी डिस्कशन और उसका आप ध्यान रखिएगा। क्रेडिटर्स जो है सर वो आता है ट्रेड पेएबल्स। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ ट्रेड पेएबल्स ब्रैकेट। चलिए ये आपको सब पता होना चाहिए। ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 7 है। ये जब तक आप बाय हार्ट नहीं करोगे ना, इसको इसकी जो हेडिंग्स हो आप पहले बाय हार्ट कर लीजिए। हेडिंग्स 20 हेडिंग्स है, हेडिंग्स तो याद रखिए। 1 से 9 जो है वो लायबिलिटी से जुड़ी हुई है, 10 से 20 जो है वो सर एसेट से जुड़ी हुई है। चलिए कैश बैलेंस किस में आता है सर? तो कैश बैलेंस आता है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है, यानी नोट नंबर 18 में आता है। ये जब तक आप याद नहीं करोगे, यहीं पे हम कैटेगराइज कर ले रहे हैं। ये आपको सम दिया है, आप इसी तरीके से कैटेगराइज कर लोगे ना, फिर यानी बहुत आसान हो जाएगा। चलिए उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट हो गया, क्रेडिट अल्टीमेटली ये एक तरीके से फंड में ही जाएगा। तो ये आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 में आएगा। चलिए फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सर ये होता है फिक्टिशियस एसेट। ये होता है फिक्टिशियस एसेट माना जाता है इसे। और टेक्निकली फिक्टिशियस एसेट का दूसरा नाम क्या दिया गया है सर? अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट कहाँ आता है सर? नोट नंबर 14 में आता है। चलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या हो गया? शॉर्ट टर्म प्रोविजन की कैटेगरी में आएगा ये, नोट नंबर 9। चलिए मोटरसाइकिल हो गया व्हीकल। मोटरसाइकिल क्या हो गया? व्हीकल, एक तरीके से हो गई एसेट। तो हम यहाँ इसका कैटेगराइजेशन करेंगे एज अ टेंजिबल एसेट। इट्स अ टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 10 में आएगा। चलिए बैंक लोन। बैंक से लोन लिए जनाब ने, यानी कि कंपनी में। तो सर बैंक लोन कहाँ दिखाएंगे सर हम? कहाँ इसकी एंट्री होगी सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा ये। और नोट नंबर 3 आपने ऐसा भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मैं सिर्फ अभी हेडिंग ही लिख रहा हूँ, ये कहाँ आएगा, इसको कहाँ दर्शाना है। चलिए ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क कहाँ दर्शाएंगे सर? ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है सर ये भी एसेट है कंपनी की। इट्स अ कंपनीज एसेट।
और जिसे हम इंटेंजिबल एसेट के नाम से जानते हैं, comes under the category of intangible assets, note number 11. Same way, goodwill comes under same category, intangible assets, note number 11. चलिए, उसके बाद आता है लोन ऑफ डेवलपमेंट बैंक। एक और लोन आ रही है, बैंक लोन आई थी ना ऊपर, बैंक से लोन लिए। ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो तो हम उसको लॉन्ग टर्म ही मानेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमने रखा था बैंक लोन को, तो ये एक और लोन लिए दूसरी, एक स्पेसिफिक बैंक से लिए, डेवलपमेंट बैंक का नाम लिखा गया, तो ये भी हो जाएगा सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही इसको दर्शाया जाएगा एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक तरीके से फंड की प्रोविजन की गई है, मीन्स फंड है, तो ये जाएगा आरएस में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। एक और फंड आ रहा है एम्प्लॉयज एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, इसे भी हम कहाँ दर्शाएंगे सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दर्शाएंगे। चलिए, फिर आता है फर्नीचर। फर्नीचर आसान है, जहाँ फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कोई व्हीकल हो गए, तो सब किसमें आता है सर, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स में हम दर्शाएंगे नोट नंबर 10 में फर्नीचर। एक बार ये बाइफर्केशन आपने कर लिया, फिर इससे इजी कुछ नहीं है। तो हमने फर्स्ट साइड का बाइफर्केशन कर लिया। ये याद रखिएगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस नहीं दी हुई है, मिक्सिंग दिया हुआ है, कोई डेबिट बैलेंसेस होती है, कोई क्रेडिट बैलेंसेस। तो यहाँ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया, ऊपर पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स लिखा है, तो ये मिक्सिंग है, हमें समझ के एंट्रीज करनी होगी। हमें तो फॉर्मेट में क्या ध्यान रखना है सर, कौन सी चीज कहाँ दर्शाना है, यही ध्यान रखना है, कौन से नोट्स में इसकी जगह है। जब तक आप नोट्स की हेडिंग याद नहीं करोगे, ये उतना ही डिफिकल्ट लगेगा आपको। 20 हेडिंग्स आप मेमोराइज कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे, और उसके कंटेंट्स आपको याद होंगे, तो इससे इजी कुछ नहीं है। चलिए चलते हैं मशीनरी पे। मशीनरी भी सर एसेट मानी जाती है, टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है, तो टेंजिबल एसेट नोट नंबर 10। चलिए, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, फंड देखते हैं ना स्टूडेंट, तो ज्यादातर यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। फंड दिखा तो चलिए, फंड दिखा तो रिजर्व एंड सरप्लस में डाल देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फंड वहीं आएंगे। ये प्रोविडेंट फंड है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, ये जो है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है एम्प्लॉयज के लिए जो कंपनी करती है। ये कहाँ आएगा सर, ये आरएस रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं आएगा, इट्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 5 में आएगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है अपने दोस्तों। चलिए, फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आएगा सर, करंट लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज। यहाँ आप करंट लायबिलिटीज लिखेंगे तो भी चलेगा, अदर करंट लायबिलिटीज नोट नंबर 8 में आता है। एक और लोन की बात हो रही है, लोन फ्रॉम फ्रेंड, दोस्तों से उधार लिया, लोन लिया, तो ये भी हो गया, कुछ दर्शाया नहीं हमें, शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो हम क्या मानेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इसको हम दर्शाएंगे नोट नंबर 3 में। उसके बाद दिया है आपको डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। क्या दिया है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, यानी एक तरीके से हो गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। शुरुआत के जो खर्चे होते हैं बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, ये भी तगड़े स्वरूप में होते हैं, रकम थोड़ी भारी होती है। खैर यहाँ इतनी नहीं है, बट फिर भी इसे एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी क्या है, तो वो है सर अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट, नोट नंबर 14 में हम इसको दर्शाएंगे। चलिए, फिर आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल है, हमें बिल्स पे करने, बिल्स पेएबल है सर, एक तरीके से ये हो गई हमारी एक तरीके से लायबिलिटी, लेकिन जैसे
क्रेडिटर्स को जैसे हमने दर्शाया था उसी तरीके से बिल्स पेएबल को दर्शाना होगा। ट्रेड पेएबल्स में आता है, ट्रेड पेएबल्स की कैटेगरी में इसको हम दर्शाएंगे, नोट नंबर 7 में आएगा। कॉपीराइट फिर से एक और इंटेंजिबल एसेट, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये सब कहाँ जाएगा सर? इंटेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 11 में। स्टॉक्स, स्टॉक्स किस में आता है सर? किसकी कैटेगरी में आता है सर? इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में आता है। किस में आता है स्टॉक्स? इन्वेंटरी, नोट नंबर 16। डेटर्स को भी एक तरीके से इन्वेंटरी में ही, डेटर्स को इन्वेंटरी में नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। डेटर्स को सर दर्शाया जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स में। किसमें दर्शाया जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल्स। स्टॉक्स जो है वो इन्वेंटरी में आएगा, और डेटर्स जो हो गए हमारे कस्टमर्स हो गए, कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं उनसे हमने पैसे लेने हैं, इसलिए वो कहाँ जाएंगे सर? ट्रेड रिसीवेबल्स, उनसे हमने व्यापारी पैसे लेने हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में दर्शाना है। चलिए फिर आता है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल वंस कहाँ जाएगा सर? ट्रेड रिसीवेबल यानी नोट नंबर 17 में दर्शाना दोस्तों। चलिए फिर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक और एसेट टाइप, और वो हम दर्शाएंगे, हम उसका रिकॉर्ड करेंगे सर एज अ टेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 10। चलिए शेयर कैपिटल, तो सर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ही आएगा, नोट नंबर 1। जनरल रिजर्व, पीछे रिजर्व शब्द यूज किया ही गया है तो क्लियर हो गया सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दर्शाएं। अगर एक बार ये आपने अच्छे से बाइफरगेट कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, तो फिर हमारे लिए आगे का रास्ता बहुत ही आसान। चलिए अब करते हैं इसकी एंट्रीज वन बाय वन। अब हमारे पास ये रेडी, तो हम वन बाय वन नोट्स फ्रेम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नोट्स की ओर। पहले हम नोट्स फ्रेम करेंगे। अब नोट्स फ्रेम कर लीजिएगा। नोट्स ऑफ अकाउंट्स, पहली हेडिंग दे दीजिए शेयर कैपिटल। और हमने देख लिया शेयर कैपिटल की एक ही चीज है, एक बार मैंने ये बाइफरकेशन कर लिया तो फिर मैं नोट्स ऑर्डर में इस तरीके से वन बाय वन फ्रेम कर सकता हूँ। इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। नहीं तो क्या होगा, भूल भुलैया। आप एक आइटम पढ़ोगे भाई क्रेडिटर्स, तो ये तो ट्रेड पेएबल्स में आता है, तो ट्रेड पेएबल्स यानी आपने उसके नंबर तक जाना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल्स का नंबर सर नंबर 7, तो ट्रेड पेएबल्स आप नंबर 7 पे जाओगे तो आगे की लाइंस कितनी छोड़नी, कैसे छोड़नी, ये भी एक समस्या हो जाती है एग्जाम में खास। इसलिए एक बार आपने बाइफरकेशन कर लिया ना इस तरीके से, तो इससे फिर आसान कुछ नहीं। शेयर कैपिटल में एक ही डिटेल दी हुई है, तो मैं सीधा शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखूंगा और टोटल ले लूंगा सर, टोटल वही रहेगा। शेयर कैपिटल में एक ही चीज है, 14,50,000, और यही मेरा टोटल रहेगा 14,50,000। तुरंत हम दूसरे हेडिंग पे चलते हैं। यहाँ हर कॉलम में आपने अमाउंट और रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, खास ध्यान रखिएगा, नॉट नीडेड। अमाउंट और जो पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज, ये जरूरत नहीं है, नहीं लिखे तो चलेगा, नॉट नीडेड। लेकिन बैलेंस शीट अच्छे से बनानी होगी। चलिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलमोस्ट 4 चीजें हैं जो आपने वन बाय वन ऊपर देखी है। हमने 4 चीजें रिजर्व्स एंड सरप्लस में दोस्तों देखी है। चलिए तो फिर से एक बार ऊपर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने सब होगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको भी। चलिए आरएस की डिटेल देखते जाइएगा। पहली इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। चलिए पहली एंट्री कर लूँ, डेबिट बैलेंस से खास ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस को हम नेगेटिव स्वरूप में दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे इसे। डेबिट बैलेंस एक तरीके से लॉस है, क्या है?
लॉस है, तो वो लॉस की यहाँ पे एंट्री दिखानी है आपको। चलिए फिर अगली एंट्री क्या होगी सर, देख लेते हैं और कौन कौन से ऐसे फंड्स या रिजर्व्स हैं। सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिखता है, चलिए उसकी एंट्री ले लेते हैं। इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री ले लेंगे 87,400। फिर सर एम्प्लॉइज एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड की एंट्री आ जाएगी सर, हमने बाइफरगेशन किया हुआ ही है, अब हमने एंट्री ही करनी है दोस्तों। एम्प्लॉइज एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड 44,200। चलिए अभी आरएस में और कुछ बचा है, एक और चीज थी, चार चीजें थी, देख लेते हैं। चौथी एंट्री, हाँ ये रही, जनरल रिजर्व लास्ट में है, तो चलिए जनरल रिजर्व की एंट्री ले लेते हैं। तो जनरल रिजर्व भी रेडी 1,73,008। अब यहाँ जो पॉजिटिव बैलेंस है उनको ऐड कर देना है और नेगेटिव इसमें से डिडक्ट कर देना है। सो प्लस माइनस करना है आपने और टोटल ले लेना है। सो टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है, 2,39,600 का टोटल आ रहा है, 239,600। चलिए सम नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3, हेडिंग दे देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चलिए तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सबसे पहला मुझे दिखा सर बैंक लोन। बैंक लोन, तो चलिए बैंक लोन की एंट्री ले लेते हैं। बैंक लोन, बैंक लोन है 2,60,200। चलिए फिर उसके बाद लोन ऑफ डेवलपमेंट बैंक दूसरी एंट्री, लोन ऑफ डेवलपमेंट बैंक की एंट्री लेंगे 3,03,400। बैंक लोन था 2,60,200। चलिए और कोई ऐसी लोन, और तीन की टोटल जहाँ तक मुझे याद है, एक कुछ फ्रेंड वाला पॉइंट था, लोन फ्रॉम फ्रेंड, ये रहा लोन फ्रॉम फ्रेंड। तीन तीन जगह से लोन ले रखी है कंपनी ने, तो इन सब की एंट्री हो गई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे रेडी हो गए सर, तीन चीजें थी, तीनों तीन की एंट्री आ गई। टोटल ले लेते हैं 6,72,600। लॉन्ग लोन फ्रॉम फ्रेंड 1,09,000, सही। चलिए अब चलते हैं नोट नंबर 4 के पास। नोट नंबर 4 की हेडिंग है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, और इस प्रकार की कोई लायबिलिटी इस सम में नहीं दी हुई है, हम इस तरीके से नील दिखा देंगे, नो एंट्री है, कोई इसकी इंफॉर्मेशन भी इससे जुड़ी हुई हमारे पास इस सम में, तो वहाँ नील दिखा देंगे, जीरो शून्य नील का मतलब। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगली एंट्री होगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस पे फोकस करते हैं दोस्तों। कौन सी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है? प्रोविडेंट। जी जी, हाँ जी, प्रोविडेंट फंड आएगा। चलिए तो एक ही ऐसी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है इस सब में, प्रोविडेंट फंड की एंट्री होगी। So there is a single information, a single point related with this head, and total will be say 44,000. Next heading is short-term borrowing. Short-term, in case of short-term borrowing, this head is provided to us, means there is no such point
So it will be shown as nil. Then comes the seventh note, that is trade payable. Trade payable. Let's see, trade payables are normally two only. That is, first is creditors. Creditors given. Let me check. Yes, creditors are there. So let's have the entry of creditor. Creditors, and that is 87,400. Then comes bills payable. So bills payable, yes, it is there, 65,800. So 65,800 and creditors. These are the two items. So total will be 1,53,200 from note number 7. Then let us have note number 8, that is other current liabilities. Other current liabilities. Other current liabilities, there is one point related with that is given in this sum, that is bank overdraft. So let's have its entry and total also simultaneously. So total will be of 0.8 is 65,000. There is only one point related with other current liabilities is given. Next is point number 9. Short-term provision. Short-term provision number 9, the last liability. Now, what are the short-term liability given in this sum? Let us check. The upper side. Yeah, provision for taxation. Short-term provision, that is considered as short-term provision. So provision for taxation and total will be same, 65,800. 65,800. So liability notes are prepared from our side. From note number 1 to note number 9 are related with liability section. So liability section almost notes are prepared from our side. Now let us move further with the next notes which are related with asset sides. So the heading, let us give the heading. The first asset is tangible asset. Note number 10. Now there are many tangible assets given in this sum. Let's have their entries. Motor car from first side, yes, motor car. Let's have the drive. Motor car 1,52,200. Then machinery, yes, the next is machinery. आपको जैसे जैसे जो एसेट्स दिख रही है उसकी हम एंट्री कर सकते हैं, नो इशू. मशीनरी 6,05,800. Then land and building is there, tangible asset. Then furniture, the last one. So almost there are 4 tangible assets given. Tangible assets are those assets which are visible, touched, seen, and even it can be viewed. So let's have the total. The total of all the 4 assets is 15,52,000.
After tangible assets, the brother of tangible asset is intangible asset. Reverse of tangible asset is intangible asset, and such assets are not seen, visible, they are invisible means they are not touched, they are not feel. Such assets are intangible assets, and such assets are given in this sum of three types. One is trademark, value is 65,800. Copyrights, that is value is 87,400, and goodwill 1,52,000. Let's have its total. 3,05,400. Let's have next notes. Note number 12. Non-current assets. Into bracket you can write down investments. No such information related with note 12 is given in this sum, so it will be shown as nil. Same way, note number 13 also. The heading is long-term loans and advances. No such information related with it is given to us, so we will show this as also nil. Then comes the 14th number, fictitious assets, that is other non-assets. There are two elements given related with this head. 2 points are given. One is advertisement suspense account and another is development expenses. So let's have entries of these two. Advertisement suspense account is 44,200, and development expenses, also known as preliminary expenses, that is 22,600. So let's have its total now. 66,800. Okay, then comes the next one is note number 15, and that is related with current investments. No such investments are given in this sum, so it will be shown as nil. Number 16 are inventories. Number 16 are inventories. Only one point related with inventories is given in this sum, and that is stock. So let's have its entry and total to 1,95,000. 1,95,000. And the next one is number 17. Note number 17. The heading is trade receivables. Trade receivables. So trade receivables में number one trade receivables में almost there are 2 points that are covered. दो ही चीजें almost आती है इसके अंदर. एक होता है debtor और दूसरा होता है bills receivables. तो इन दोनों की एंट्री ले लेते हैं. Debtors is 1,30,600. Then comes bills receivables, that is 1,09,000. जैसे ट्रेड पेएबल्स में दो चीजें होती हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स में भी दो चीजें, हमारे कस्टमर और उनसे जो हमें बिल लेने हैं, बिल्स रिसीवेबल. So 2,39,600.
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ रही है विटामिन एम, यानी कि कैश, यानी कि चकाचकी। तो चलते हैं कैश के पास। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेडिंग लिखेंगे। आपको इस तरीके से हेडिंग याद नहीं रहती तो कैश बैलेंसेस भी लिख सकते हैं हेडिंग, लेकिन ये लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, साउंड्स गुड। और कैश बैलेंस एक ही इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई थी, ऊपर होगी शायद के सेक्शन में या सेकंड में। कैश बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। एक ही चीज है, टोटल भी ले लेते हैं साथ में, 3,32,000। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगले जो दोनों हेड्स हैं उसमें ऑलमोस्ट नील है, कुछ आने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नील है, और जो 20 नंबर है अदर करंट एसेट्स वहां पे भी आएगा नहीं। उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इस समय नहीं दी हुई, इसमें इसमें हम नील दिखा रहे हैं, शून्य दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है। सो 19 और 20 में देयर इज नथिंग टू शो। अब हमारे 20 आइटम्स कंप्लीट हो गई, मीन्स 20 नोट्स रेडी हो गए ना। अब हमारी बैलेंस शीट हमें बनाने में 5 फीट से ज्यादा समय नहीं, 5 से 7। फॉर्मेट थोड़ा संभालना है आपको। चलिए, तो आप चलते हैं बैलेंस शीट के पास। अब हम चलेंगे बैलेंस शीट के पास। चलिए, तो लेट्स हैव द एंट्री नाउ इन बैलेंस शीट। चलिए, रेडी हो जाइए बैलेंस शीट के लिए। सॉल्यूशन, मेन सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब गिव द हेडिंग। हेडिंग दोस्तों अच्छे से लिखनी होगी, पता चलना चाहिए आप क्या बना रहे हो। जैसे मैं हेडिंग दे रहा हूँ नोट्स टू अकाउंट्स, तो आप अच्छे से उसका भी इस तरीके से हेडिंग दीजिए और आगे बढ़िए। नोट शॉर्टकट्स, सॉल्यूशन और हेडिंग दीजिए आप बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, और कॉलम्स रेडी कर लीजिए। 3 कॉलम रेडी करनी होती है, आपने एक पेज पूरा ले लीजिए। हेडिंग दीजिए पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट। इतनी चीजें आप रेडी कर लीजिए। एक ऑलमोस्ट पूरा पेज या 3/4 पेज आपका यूज होने वाला है। एक अच्छा सा पेज ले लीजिए पूरा। न्यू पेज पे आप एंट्री करेंगे और उसकी एंट्री अब हम 1 बाय 1 करेंगे दोस्तों। इतना आपने रेडी कर लिया होगा मान लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज जो होती है बैलेंस शीट की, जो 2 साइड्स होती है, साइड्स पहले पता होनी चाहिए आपको। एक होता है लायबिलिटीज, दूसरा होता है एसेट्स। पहले हम लायबिलिटी फ्रेम करेंगे। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये इसका सही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट में आपने बैलेंस शीट बनानी है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहली हेडिंग होगी अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहला हेड होगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स। अब शेयर होल्डर्स फंड्स में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? शेयर कैपिटल। शेयर शेयर कैपिटल की डिटेल्स लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है, आपको नीचे दिख रहा होगा। शेयर कैपिटल यहाँ हमने कैलकुलेट किया हुआ है 14,50,000। चलिए, 50,000 की एंट्री हो जाएगी। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली एंट्री लेते हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद क्या आएगा सर? रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसकी टोटल कितनी है? 2,39,600। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के हिसाब से लिखा, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट 2 के हिसाब से हमने रेडी करके रखा।
अगली जो एंट्री है दोस्तों, नॉर्मली इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फाइनल एग्जाम्स में आज तक कभी पूछी नहीं है। आती भी है तो आपको पता है कि नंबर 2 में जो हेडिंग है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। 99% आज तक कभी फाइनल्स में नहीं पूछा गया है। बाय चांस पूछ भी लेते हैं तो इसकी एक रकम आपको सब में दी होती है। जो शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद सेकेंड पॉइंट आता है, मेन पॉइंट, तो ये है, और उसके यहाँ पे अमाउंट आपने लिख देंगे, सिंपल। 99% अब तक कभी पूछा नहीं है। पूछा होगा, पॉइंट रखा होगा तो हमने सिर्फ उसकी बैलेंस यहाँ रख दिया। हाँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए इट्स लायबिलिटी, शेयर्स से जुड़ी हुई चीजें हैं तो लायबिलिटी साइड पे ही आएगी। इतना थोड़ा लॉजिक आप माइंड में रखिए। चलिए अगली मेन हेडिंग लेते हैं। अगली मेन हेडिंग है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए तो नॉन करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में पहली जो लायबिलिटी है हमारी वो आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट नंबर 3 के हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरोइंग दैट इज 6,72,600। चलिए फिर अगली क्या आएगी सर? अगली जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है वो है अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज डैश, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमने कैलकुलेशन किया हुआ ही नीला है। आगे बढ़ते हैं। देन एक और कैटेगरी आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज की। यहाँ जो भी हम अब दर्शा रहे हैं वो सब लॉन्ग टर्म चीजें हैं। हम पॉइंट नंबर 3 में जो भी लिख रहे हैं डेट आर ऑल लॉन्ग टर्म पॉइंट्स। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन से एक तरीके से समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, समझ लीजिए। नॉन करंट लायबिलिटीज आर नथिंग बट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इतना माइंड में रखिएगा। चलिए लॉन्ग टर्म प्रोविजन में एक ही चीज थी और उसका टोटल 44,100। तो हमारा पॉइंट 1 शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट हुआ। सेकंड शेयर एप्लीकेशन। थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। फोर्थ मेन पॉइंट पे चलते हैं, वो कंप्लीट होगा, वैसे हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहली चीज आएगी, पहला पॉइंट आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो हमने कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया? शून्य है। चलिए तो शून्य है, कोई दिक्कत नहीं, शून्य को दिखा देना है वो भी। अगला पॉइंट है ट्रेड पेएबल्स। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 1,53,200। यहाँ जो भी हम एंट्री कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज में, दे ऑल आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और वी कैन से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। जो 12 महीने के अंदर आता है, 12 महीनों के अंदर जिनका समावेश होता है, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो है वो यहाँ दर्शाई। चलिए अदर करंट लायबिलिटीज पे चलते हैं। नेक्स्ट हेड अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की टोटल है 65,800। और आखिरी जो हमारी लायबिलिटी होती है वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 65,000। तो यहाँ पे टोटल हमारा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब मैं लेता हूँ टोटल, यानी जो लायबिलिटीज की हमने एंट्री की है सारी की सारी, इसका टोटल अब हम लेंगे दोस्तों। ऑल द 9 points which have recorded, 9 amounts that are recorded, जहाँ डैश है वहाँ डैश है, तो उसका टोटल आप यहाँ ले लेंगे, सिंपल 26,91,200। चलिए फिर चलते हैं एसेट साइड पे। एसेट्स हेडिंग देंगे एसेट्स। उसमें सबसे पहली चीज आएगी नॉन करंट एसेट्स।
इसमें सबसे पहले आएगा एसेट की कैटेगराइजेशन, दो ही चीजों में, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो चलिए पहले चलते हैं करंट एसेट्स के पास, सॉरी नॉन करंट एसेट्स के पास, बाद में करंट एसेट्स। यानी अब जो हम बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म की बात होगी और बाद में जो आएगा शॉर्ट टर्म। सिंपल है। चलिए नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स की दो कैटेगरी है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले नॉन करंट एसेट हेडिंग होगा, मेन हेडिंग एसेट्स, एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के अंदर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके अंदर है दो, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स जो है वो है 15,52,000, और दूसरा है सर इनटेंजिबल एसेट्स, दैट इज 3,05,000। तो नॉन करंट एसेट के फिक्स एसेट्स रेडी। अब नॉन करंट एसेट में दूसरी कैटेगरी क्या है, फिक्स एसेट के बाद क्या आता है सर? तो सर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक भी नहीं है इसके अंदर, इस सम के अंदर नील है, ना ही इन्वेस्टमेंट है, ना ही हमने किसी को लोन एंड एडवांसेस दी, ना ही हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहा हूँ, ना ही हमने किसी को लोन दी। तो हमने नहीं दी, हमने ली है लेकिन हमने दी नहीं। अगर देते तो वो हमारे एसेट बन जाते, लेकिन नहीं दिए कंपनी, कंपनी आत्मनिर्भर है। चलिए सो यहाँ इतने के वैल्यूएशन कंप्लीट। नोट नंबर 13 तक हम पहुंच चुके हैं। नोट नंबर 14 की हेडिंग होगी अदर नॉन करंट एसेट्स, और टोटल है 66,800। तो दोस्तों चार चीजों का समावेश होगा। नॉन करंट एसेट्स में चार चीजें आती हैं, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। ये चार चीजों का समावेश नॉन करंट एसेट्स में हो रहा है। अब उसके बाद नॉन करंट एसेट की मेन हेडिंग है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स पे चलते हैं दोस्तों। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा? तो वो आएगा सर करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारे हैं नील, कोई इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब जो हम लिखेंगे सब शॉर्ट टर्म से जुड़ा है, ऑल आर शॉर्ट टर्म एसेट्स। जो ऊपर हमने हेडिंग्स के अंदर जो एंट्रीज की है सब लॉन्ग टर्म एसेट्स। चलिए करंट इन्वेस्टमेंट है नील। नंबर बी पे चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग सब उसमें आएगा इन्वेंटरीज, और इन्वेंटरीज है हमारी 1,95,000। इसके बाद आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी कितनी है सर? 2,39,600। चलिए दोस्तों उसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 3,32,000। और दोस्तों अगली दो जो है वो सिर्फ एंट्रीज ही होगी, क्योंकि उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई रकम नहीं, इसलिए शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नंबर 19 नील, अदर करंट एसेट्स नंबर 20 नील, यानी कि डैश। अब हमने क्या करना है सर? एसेट्स की सारी एंट्री हो चुकी है, नोट नंबर 20 तक हम आ चुके हैं। 20 अमाउंट्स की हमारी एंट्री हो चुकी है। अब जो 10 से लेकर 20 तक हमने एंट्री की है, 10 से 20 तक की जो रकम हमने लिखी, अमाउंट्स लिखी है, उसका टोटल ले लेते हैं। तो हमारा वो टोटल, और यानी कि एसेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल दोनों टैली होना चाहिए। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट रेडी होगी दोस्तों। आपकी लायबिलिटी साइड की टोटल हो रही है 26,91,200, और ये दोनों टैली होना चाहिए। एसेट साइड की टोटल भी 26,91,200।
होना चाहिए, ये दोनों टैली होना चाहिए। अगर इस तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आपने बैलेंस शीट बनाई तो आप फुल स्कोर कर सकेंगे एग्जाम में मार्क्स। जी हाँ, डिफर्ड टैक्स एसेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया है, नहीं लिखा, चलेगा नहीं लिखेंगे तो। वैसे आप जो ये शेयर एप्लीकेशन वाली जो इंफॉर्मेशन है उसकी भी अमाउंट हमें नहीं दी हुई है सब में, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। ये दो चीजें नॉर्मली आपको एग्जाम में 99% अब तक कभी नहीं पूछी गई है, इसकी वजह से मैंने उसको इग्नोर किया है।